नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी अजमेर के द्वारा आयोजित की जाने वाली ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती, जिसके मात्र 25 दिन अब बचे हैं दोस्तों, उसका हम देख रहे हैं प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका रहेगा ये मॉडल पेपर नंबर 22 दोस्तों। 21 मॉडल पेपर हमने देख लिए और आज प्ले लिस्ट है, उसके अंदर सभी मॉडल पेपर आपको अपडेट मिल जाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, दिन के अंदर, अब यह समय है जिसके अंदर दिन के अंदर आपको 2 या 3 मॉडल पेपर अटेंड करने चाहिए दोस्तों। 100% आते हैं फर्स्ट पेपर के अंदर और कुल अंक रहते हैं 200। समय मिलेगा आपको 2 घंटे का। लेकिन यहां पर जब हम मॉडल पेपर देखते हैं, थोड़ा स्पीड के साथ देखते हैं, क्योंकि जो समय है आपके पास उसका आपको भरपूर फायदा उठाना है। तो कम समय के अंदर मॉडल पेपर आए जिसका उत्तर आप दे सकते हो और प्रतिदिन इसी समय आपको यह मिलता है दोस्तों। रही बात यहां से नोट्सों की, जो साथी पेपर फेस्ट की संपूर्ण तैयारी नहीं कर पाए और इस समय के अंदर जो आगे बचा समय इसमें संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है उसके स्टोर के अंदर नोट्स दिए गए हैं सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के। उनको आसानी से आप इस समय के अंदर पढ़ सकते हैं दोस्तों। फिर भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, जिस पर जाकर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, आपको जल्दी से कमेंट करके अपना उत्तर है वो देते जाना है दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन, निम्न में से सही कूट है वो बताना है दोस्तों। राजस्थान के मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। राजस्थान की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री के बिना मंत्रियों की कुल संख्या राजस्थान विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 91वें संविधान संशोधन के बाद मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या राजस्थान में 12 से कम नहीं होगी और मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। तो यहां पे आपको जल्दी से कमेंट करके जो उत्तर है वो आपको बता देना है दोस्तों, कौन सा सही कौन सा गलत है दोस्तों। तो देखिए यहां पे सही कूट पहला सही है आपका। देखिए यहां पे पहला एकदम सही है। दूसरा देखिए मुख्यमंत्री के बिना मंत्रियों की संख्या, जबकि मुख्यमंत्री प्लस मंत्रियों की संख्या होती है, तो यह हो गया आपका गलत 15%। 91वें संविधान संशोधन के बाद मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राजस्थान में 12 से कम नहीं होगी, यह भी सही है। मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत नहीं, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। तो पहला और तीसरा सही है, मतलब आपका ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कमेंट करके आपको बताना है दोस्तों। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिवों का यह दिया गया है, बरकतुल्ला खां, आर डी माथुर, भैरू सिंह शेखावत, पीवी रमन, मोहनलाल सुखाड़िया मेनन और शिवचरण माथुर एम एम कृष्णा। कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। चलो देखते हैं। देखिए बरकतुल्ला खां के समय आर डी माथुर नहीं थे। कौन थे इनके समय? तो थे कौन दोस्तों? एम एल सुराणा थे दोस्तों, एम एल सुराणा। तो ऑप्शन ए सही हो गया। चलो यहां से क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन बने थे? प्रथम मुख्य सचिव बने थे के राधाकृष्णन। चलिए वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? वर्तमान में उषा शर्मा है, जनवरी 2022 से उषा शर्मा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, एसआर बॉम्बई के संबंधित है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री का मनोनयन मौलिक अधिकार या नीति निर्देशक तत्व है। बात किसकी कर रहे हैं? एम आर बॉम्बई बनाम भारत संघ 1994 दोस्तों। किससे संबंधित है? राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री का मनोनयन, इससे संबंधित है यह केस। 1994 का है। क्वेश्चन नंबर 4 उठाइए, निम्न में से सही कूट पहचाने। जो सही कूट है वो आपको पहचानना है दोस्तों। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रियों का मुखिया होता है, वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, वह मंत्रियों के विभागों का वितरण तथा फेरबदल कर सकता है, मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है। बताइए, सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। सही कूट आपको ऑप्शनों के अकॉर्डिंग देना है। तो यहां पे देखते हैं, हम बात करते हैं, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है। मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री नहीं विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों।
तो ये गलत हो गया, मतलब पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, कार्यकाल की अवधि के आधार पर निम्नांकित मुख्यमंत्रियों को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम, कार्यकाल की अवधि, समझे आप? जैसे सर्वाधिक कार्यकाल हमारे मोहनलाल सुखाड़िया का है 17 वर्ष का दोस्त। न्यूनतम कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो हीरालाल देवपुरा का है हमारे, समझे आप? तो चलिए यहां पे करते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया, बेरू सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत। अच्छा क्वेश्चन, टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से यह बन सकता है। तो बात किसकी कर रहे हैं यहां पे? कार्यकाल की अवधि के आधार पर आरोही क्रम में करना है, बढ़ते क्रम में लेना है। इनमें से सबसे जो कम कार्यकाल है वो है हरिदेव जोशी का, उसके बाद है बेरू सिंह शेखावत, उसके बाद अशोक गहलोत, और सबसे अधिक है मोहनलाल सुखाड़िया। 3 2 4 1, 3 2 4 1, कौन सा कथन बता रहा है आपका? सी ऑप्शन बता रहा है, ऑप्शन सी सही रहेगा। सर्वाधिक कार्यकाल है मोहनलाल सुखाड़िया का, सबसे कम कार्यकाल है हीरालाल देवपुरा का, मात्र 16 दिन का दोस्तों। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने थे राजस्थान के? टीकाराम पालीवाल। और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने राज्यपाल के पद को वेतन का आकर्षण कहा है? सरोजिनी नायडू, मार्गरेट आल्वा, विजयलक्ष्मी पंडित या पटाभी सीतारामैया? कौन से है जिन्होंने ये कहा कि राज्यपाल है जिन्होंने ये कहा कि राज्यपाल का जो पद है वो वेतन का आकर्षण है? किसने कहा था? मार्गरेट आल्वा, राजस्थान की भी राज्यपाल रही है। इसके अलावा सरोजिनी नायडू ने क्या कहा था? सरोजिनी नायडू ने क्या कहा था मित्रों? सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया, राज्यपाल को सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया बताया था। पट्टाभी सीतारमैया ने क्या कहा था? ये राज्यपाल थे, इन्होंने कहा था अतिथि सत्कार करने वाला, अतिथि आए उनको चाय पानी नाश्ता करवाने वाला। समझ गए आप? क्वेश्चन नंबर 7 उठाइए, राज्य के वे राज्यपाल जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे, कलराज मिश्र, बलिराम भगत, मार्गरेट आल्वा, प्रतिभा पाटिल। कौन से वे राज्यपाल है राजस्थान के जो संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उनके सदस्य रहे हुए हैं? ऑप्शन आपको यहां पर दिए गए हैं, आपको कमेंट करना है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन, और सही रहेगा यहां पे कलराज मिश्र और मार्गरेट आल्वा दोस्तों, समझे आप यहां पे? इसके अलावा देखिए बलिराम भगत है, ये लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। प्रतिभा पाटिल की अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा उपसभापति रह चुकी है ये भी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। लेकिन 1 और 3 ऑप्शन भी आपका यहां पे सही रहेगा। कलराज मिश्र, मार्गरेट आल्वा लोकसभा राज्यसभा के सदस्य रहे। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में निम्न कथनों की समीक्षा करते हुए सही कथन का चयन कीजिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। अगला उठाइए, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में अपनी मुहर युक्त वारंट जारी करता है। राज्य का मुख्य सचिव उस वारंट को राज्य में पढ़ता है। और राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह का प्रावधान संविधान में लिखित है। तो जो सही कथन है उनको छांट दीजिए दोस्तों। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, लेकिन यह प्रावधान है ना मुख्यमंत्री से सलाह वाला, यह संविधान में नहीं लिखा गया है। मतलब पहला दूसरा तीसरा ही सही है यहां पे, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? हटके क्वेश्चन लेकर आया हूं, सिंपल क्वेश्चन। आप बोल रहे थे ना सिंपल क्वेश्चन है। अब जो आगे 21 तो मैंने करवा दिए, 22 से लेकर जो हमारे 50 तक मॉडल पेपर आएंगे, या तो 45 तक एग्जाम हो जाए या 50 करवा दे आपको कंप्लीट, यही होती है बात। तो ये जो मॉडल पेपर आने वाले हैं ना आपके सामने, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको लगेंगे रियल में ये फर्स्ट ग्रेड के लेवल के। तो राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए, राज्य विधानसभा के सत्र को आउट, सत्रावसान व विघटित करना,
विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद खाली होने पर किसी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु नियुक्त करना, अध्यादेश जारी करना और किसी विधेयक को मतदान हेतु विधानमंडल के समक्ष रखवाना। पहला असही, बसही, सही, लेकिन यह गलत है। राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष कोई विधेयक को न रखता है। कौन रखवाता है? विधानसभा का अध्यक्ष दोस्तों। तो यह गलत है ना आपका, डी ऑप्शन यहां पे रहेगा आपका सही। क्वेश्चन नंबर 10 उठा लो। निम्न में से राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियों में शामिल है कौन कौन सी? चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को आरक्षित रखना, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश के अतिरिक्त प्रभार के रूप में बतौर प्रशासक कार्य करना और विधानमंडल का सत्रावसान व विघटित करना। सिंपल सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों, निम्न में से राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों में शामिल है। विवेक के अधीन जो शक्तियां हैं उनमें पहली है, दूसरी है, तीसरी है, लेकिन ये नहीं है। विवेकाधीन शक्ति नहीं होती है दोस्तों, ये समझ गए आप? ये कार्यपालिका शक्ति है दोस्तों। कैसी है? कार्यपालिका शक्ति। तो पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन भी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब लागू हुए? 1919, 1921, 1935 या 1909? भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब लागू हुए? कब हुए? कमेंट कर दो दोस्तों। भारत के सचिव थे 1919 के समय, उनका नाम क्या था? मॉन्टेग्यू। तथा भारत के वायसराय थे चेम्सफोर्ड। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है? 3, 2, 4, इनमें से कोई नहीं। बता दो जल्दी से। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। क्या क्या नाम है उनके? आरक्षित विषय, आरक्षित विषय पहला। तो दूसरा कौन सा हो गया? आरक्षित विषय, कानून बनाने का अधिकार प्रांतों के गवर्नर को दिया गया। दूसरा हो गया हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय। समझ गए? अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा? किसको कहा? मार्लिमिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसको कहा दोस्तों? सिंपल सा क्वेश्चन, किसको कहा? भारत शासन अधिनियम 1935 को दोस्तों। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्न में से कौन सी भारत शासन एक्ट 1935 की विशेषता नहीं है? केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था करना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, संघीय प्रांतीय व संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना, 10% जनसंख्या को मताधिकार मिल गया। 1, 2, 3, 1, 2, 3, केवल 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। बता दीजिए दोस्तों। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए ये। टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमेंट देखता हूं मैं किन किन साथियों के आते हैं इस पे। विशेषता नहीं है, ये भी विशेषता है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। चारों विशेषताएं हैं इसकी। समझे आप? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत शासन एक्ट 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ की गई? 8, 9, 6, 4? कितने में दोस्तों? 6 के अंदर। यहां पे देखिए, जो भारत शासन एक्ट आया 1935, उस समय 11 राज्य थे, उनमें से 6 राज्यों के अंदर शुरू की गई है। समझे आप? 6 राज्य।
अब बात यहां पे 6 राज्य बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत व असम थे दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन, किसी राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व एकता बनाए रखने हेतु कुछ कर्तव्य होते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद भारत की अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 50। कौन सा अनुच्छेद? यहां पे देखिए थोड़ा 20 सी ऊपर नीचे हो रखा है, थोड़ा इसका ध्यान दे लेना आप। कोई बात नहीं है, फटाफट कमेंट कर दे दोस्तों। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, गुजराल सिद्धांत के प्रतिपादन के समय भारत के प्रधानमंत्री थे? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, आई के गुजराल या एच डी देवगौड़ा? कौन थे? एच डी देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे। समझे आप यहां पे? और जो आई के गुजराल है ना, ये क्या थे? देवगौड़ा सरकार में विदेश मंत्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए, क्योंकि सीधा है कि गुजराल सिद्धांत के समय प्रधानमंत्री पूछेंगे तो सभी साथी आई के गुजराल बता देंगे, हो जाएगा गलत। क्वेश्चन नंबर 18, दबाव समूह के बारे में सत्य कथन को पहचानिए। देखिए जो दबाव समूह है ना, इसकी उत्पत्ति अमेरिका से हुई है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब इसमें देखिए दबाव समूह की उत्पत्ति फ्रांस से हुई है, और पूछा क्या? सत्य कथन हमें यहां पे बताना है कि कौन सा सत्य है। दबाव समूह को भारतीय अनुच्छेद 336 सी में परिभाषित किया गया है। देखिए पहला तो अमेरिका से हुई, गलत हो गया। भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, तो यह भी गलत हो गया ना दोस्तों। अभी तक भारत में दबाव समूह को मान्यता नहीं मिली है, क्या सही है दोस्तों? मिली है, यह भी गलत हो गया। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन AIMO मध्यवर्गीय व्यवसाय से संबंधित मामलों को उठाता है, यह सही है यहां पे, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिएगा। चलो कर देते हैं, कोई बात नहीं है दोस्तों। सत्य कथन है वो आपको यहां पर बताना है। भारत सन 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। 1951 में विजय लक्ष्मी पंडित को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया। भारत संयुक्त राष्ट्र के खुले कार्य समूह में सक्रियता से भाग लेता रहा है। वर्तमान मई 2022 संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की ओर से स्थायी प्रतिनिधित्व सैयद अकबरुद्दीन है। दोस्त बात किसकी कर रहे हैं? सत्य कथन की। चलो करिए। पहली बात, भारत सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। दूसरी बात, विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष 1953 में चुनी गई। तो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा एकदम सही है। चौथा देखिए, वर्तमान मई 2022 संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की ओर से स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन नहीं है। कौन है? TS त्रिमूर्ति है दोस्तों, TS त्रिमूर्ति, TS तिरुमूर्ति है। समझे? तो केवल तीसरा ऑप्शन सही है यहां पे, केवल 3, ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए, जो गलत वो बताना। इसके संस्थापक सदस्य मालदीव, भारत और श्रीलंका है। हाल ही में संपन्न हुई बैठक में मलेशिया को नवीनतम सदस्य के रूप में जोड़ा गया। बांग्लादेश और म्यांमार को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। इसकी 5वीं बैठक में क्षेत्रीय सुधार को मजबूत करने के लिए सहयोग के 5 व्यापक क्षेत्रों की पहचान की गई। अब बता दो आप। देखिए पहला सही है, मलेशिया को नवीनतम सदस्य नहीं जोड़ा गया, मॉरिशस को जोड़ा गया, मॉरिशस को, तो हो गया गलत। अब देखिए यहां पे बांग्लादेश और म्यांमार नहीं है, सेशेल्स है दोस्तों, सेशेल्स देश है ना, उसको जोड़ा गया था, पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था, तो यह भी गलत हो गया और चौथा भी सही है। तो दूसरा और तीसरा यहां पे गलत है, गलत सत्य की बतानी है, तो डी ऑप्शन 2 और 3 गलत है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी विशेषता कालीबंगा सभ्यता की नहीं है? जूते हुए खेत, नालियां काष्ठ की बनी हुई, एक साथ 2 फसलें बोने के साग से, ऊंट से परिचित नहीं।
कौन सी सभ्यता है जो, कौन सी सभ्यता है जो कालीबंगा सभ्यता की नहीं है? पहली है, दूसरी है, तीसरी है, ये नहीं है। ऊंट से परिचित थे, नहीं को उठाइए यहां से, तो डी ऑप्शन सही रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सभ्यता को मृतकों का टीला सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है? आहाड़, कालीबंगा, बेराट या नगरी? मृतकों के टीलों की सभ्यता, बनास संस्कृति, ग्रामीण सभ्यता, ये कहते हैं आहाड़ सभ्यता को। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, गणेश्वर सभ्यता किसके द्वारा खोजी गई थी? कहां पर है गणेश्वर? ऑप्शन देखिए, पंडित अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, वीएन मिश्र, धीरजलाल सांकलिया। तो बात यहां पर हम कर रहे हैं, गणेश्वर सभ्यता है नीम का थाना सीकर के अंदर। किसके द्वारा? आरसी अग्रवाल, यानी रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा इसकी खोज की गई। क्वेश्चन नंबर 24, स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल कौन सा था? स्वतंत्र भारत का। आहाड़, गणेश्वर, कालीबंगा, बेरहाट? कौन सा था? कालीबंगा। खोज कब की गई थी? 1952 में। किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा। अमलानंद घोष के द्वारा। क्वेश्चन 25, वर्ष 1936-37 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किस सभ्यता की खोज की? गणेश्वर, कालीबंगा, आड़ या बेराट? 36-37 राय बहादुर दयाराम साहनी किसकी की? बैराट सभ्यता की। है कहां पर यह बैराट? विराटनगर, जयपुर में, बाणगंगा नदी के किनारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, अशोक परमार कहां से आया था? आमेर, भटनेर, जगनेर, बिजोलिया? बिजोलिया ठिकाने का तो ये क्या था? बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक है ये। बात यहां पर कर रहे हैं कि ये जो अशोक परमार है ये आया कहां था? यही अशोक परमार है जो राणा सांगा की ओर से खानवा युद्ध में लड़ता है दोस्तों। कहां से आया था? आमेर, भटनेर, जगनेर, बिजोलिया? कहां से आया? जगनेर। जगनेर कहां पर है? भरतपुर में। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, उपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना कब हुई? श्रावण कृष्ण नवमी, श्रावण अमावस्या, श्रावण पंचमी, श्रावण पूर्णिमा? बहुत कम साथियों ने यह चीज पढ़ी है। उपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना विजय सिंह पति के द्वारा की गई थी 1917 के अंदर। किस दिन? हरियाली अमावस्या के दिन। हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या के दिन आती है दोस्तों। आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 28 है, राजस्थान में वर्षा के दिनों की औसत संख्या कितनी है? 28, 25, 29, 32? राज्य में मानसून प्रवेश करता है 15 जून। सर्वप्रथम कहां से? बांसवाड़ा से। समझे आप? और औसत दिनों की संख्या है 29 दिन। कितनी है? 29 डेज। क्वेश्चन नंबर 29, गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? अशोक, सामोली, कणसवा, एहोल? कौन सा अभिलेख है जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है दोस्तों? बताइए अभिलेख कौन सा है? एहोल अभिलेख के अंदर दोस्तों। समझ गए आप? क्वेश्चन नंबर 30, चीनी यात्री जिसने बीनमाल की यात्रा की कौन था? सबको पता है। फाहियान, ह्वेनसांग, सुंगयुन या इत्सिंग? कौन था? ह्वेनसांग। अपनी पुस्तक थी जिसके अंदर कुचेलो बोला था गुर्जर प्रदेश को, पीलीमोलो या पीलोमोलो या बीलामाला, बीनमाल को बताया था, राजधानी बताया था बीलमाल को, पीलीमोलो। अगला क्वेश्चन, गटियाला के अभिलेख किसने उत्कीर्ण करवाए? कक्कुक, बाउक, रज्जिल, हरिश्चंद्र? गटियाला के अभिलेख विक्रम संवत 861 ईस्वी है, 918 ईस्वी की बात कर रहे हैं हम। बता दीजिए दोस्तों, 2 शिलालेख है गटियाला अभिलेख में। किसने करवाए थे?
कक्कुक ने दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण व मलेच्छु का नाशक किसे कहा गया है? ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण व मलेच्छु का नाशक किसको कहा गया है? वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, मीरभोज या रामभद्र? किसको? नागभट्ट प्रथम, जिनका शासन रहा था 730 से 760 ईस्वी तक दोस्तों। समझ गए? क्वेश्चन नंबर आ रहा 33, उद्योतन सूरी द्वारा रचित क्वलाय माला किसके काल में लिखी गई? नागभट्ट प्रथम, देवराज, वत्सराज, भोजराज, भोज प्रथम? शासन बता रहा हूं, है कौन? वत्सराज। इनके समय क्वलाय माला लिखी गई थी उद्योतन सूरी के द्वारा दोस्तों। इसके अलावा हरिवंश पुराण भी लिखी गई थी जैन आचार्य जिनसेन के द्वारा। समझे आप? अगला क्वेश्चन, मेरवाड़ा बटालियन कहां स्थापित की गई? ब्यावर, किशनगढ़, अजमेर या इनमें से कोई नहीं? मेरवाड़ा बटालियन 1822 के अंदर गठित की गई थी ये मेरवाड़ा बटालियन। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कहां पर? ब्यावर के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 1842 में जोधपुर लीजन सेना का मुख्यालय कहां स्थापित किया गया? जोधपुर लीजियन या लीजन? 1842 में। देखिए यहां से एक चीज बताऊं मैं, जो जोधपुर लीजियन सेना है ना, इसकी स्थापना 1836 ईस्वी में की गई थी। कहां पर? अजमेर में। कहां पर? अजमेर में। फिर इसको भील विद्रोहियों के दमन के लिए मार्च 1842 में, कब? मार्च 1842 के अंदर कहां पर लेकर चले गए? एरिनपुरा छावनी। ऑप्शन डी यहां पे रहने वाला आपका सही दोस्त। आ गया समझ में आपको? अगला क्वेश्चन, भारत में भीलू की प्रथम सेना का क्या नाम था? मेवाड़ भील कोर्प्स, जोधपुर लीजन, खानदेश भील कोर्प्स या मेरवाड़ा बटालियन? भीलू की प्रथम सेना का नाम बताइए। क्या नाम था? खानदेश भील कोर्प्स। 1825 ईस्वी के अंदर स्थापित की गई थी ये। क्वेश्चन नंबर 37, संप सभा की स्थापना किसने की? राजगिरी, गोविंदगिरी, दयानंद सरस्वती, ऋषभदेव? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया आपके लिए। संप सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में किसने की? गोविंदगिरी ने दोस्तों। समझ गए? एक क्वेश्चन आया था कि संप सभा का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? आपसी एकता, भाईचारा, प्रेम भाव, ये रखने वाला संगठन। समझे आप? क्वेश्चन नंबर 38, दीवड़ा का संबंध किस जिले से है? दीवड़ा बाड़मेर, सिक्कर, डूंगरपुर, पाली? डूंगरपुर। एक नाम बता दो, ये दीवड़ा है क्या? दीवड़ा आया ना, दीवड़ा क्या है? क्या होता है? दीपावली का जो दिन होता है ना, उससे अगले 15 दिन का जो पखवाड़ा होता है ना, वो पितृ पूजन के लिए होता है। पितृ पूजन के लिए, और इसी को दीवड़ा कहते हैं। समझ गए आप? क्वेश्चन नंबर 39, रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तेरे ताली, कालबेलिया, गुड़ला या गरबा? रामदेव जी का मेला रामदेवरा या रुणीचा में, कब? भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से भाद्रपद शुक्ला एकादशी तक। समझे आप? सांप्रदायिक एकता का मेला है ये। कामड़ जाति की महिलाओं से जो यहां पे नृत्य किया जाता है वो है तेरह ताली नृत्य दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, गोगा जी का मेला कब बढ़ता है? गोगा जी का मेला कब बढ़ता है ये पूछा गया है। भाद्रपद कृष्ण शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी, चैत्र कृष्ण नवमी? कमेंट करके बता दो। गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? ददरेवा गांव में। जन्म ददरेवा, चूरू। समझे?
इंपॉर्टेंट चीज रह सकती है आपको, और अच्छा क्वेश्चन है ये। कहाँ कब बढ़ता है ये मेला? भाद्रपद करसन नवमी। बाकी राजस्थान में लगभग मेले बढ़ते हैं वो यानी कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष में बढ़ते हैं, जबकि ये मेला अलग है थोड़ा सा, इससे इसीलिए क्वेश्चन बनकर आते हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना आपको, भाद्रपद करसन नवमी को। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धोलिया पीर के नाम से किसे जाना जाता है? गोगाजी, तेजाजी, पाबूजी, रामदेव जी। धोलिया पीर के नाम से किसे जाना जाता है? गोगाजी, तेजाजी, पाबूजी, रामदेव जी। साथ में बता दूं, करंट अफेयर्स जो मैंने पहले बोला था, 1500 क्वेश्चन एमसीक्यूज, और आज हुई है उनकी सीरीज 15 क्लास, प्रतिदिन 100 क्वेश्चन। समझे आप? 1500 क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा। तो वो क्लास इससे नीचे वाला वीडियो है, तो उसको अटेंड जरूर कर लें। बाकी करंट अफेयर्स 2022 के नाम से प्लेलिस्ट भी बना दूंगा मैं। धोलिया पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तेजा जी को। तेजा जी का जन्म कहां हुआ? खड़नाल गांव नागौर में, मृत्यु सुरसुरा में। एक क्वेश्चन आया था, थोड़ा ध्यान रखना, तेजा जी की मृत्यु कहां पर हुई, याद रखना है ये आपके लिए। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 42, पाबूजी को किस जाति के लोग अपना आराध्य देव मानते हैं? जाट, कामड़, भांबी या रायका? पाबूजी की बात कर रहा हूं, और फटाफट कमेंट कर दो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया है। रायका या रेबारी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, संत जसनाथ जी के गुरु कौन थे? रामानुचार्य, जाम्बोजी, गोरखनाथ, हरिदास। जसनाथ जी के गुरु कौन थे? जसनाथ जी जसनाती संप्रदाय के संस्थापक, जिनका जन्म हुआ था कतरियासर गांव में। समझे आप? जीवित समाधि ली थी जसनाथ जी ने मात्र 24 वर्ष की उम्र में। समझे आप यहां पे? अच्छा क्वेश्चन है ये। और गुरु थे इनके गोरखनाथ जी। कौन थे? गोरखनाथ जी। क्वेश्चन नंबर 44, मोती सागर बांध का संबंध निम्न में से किसके साथ है? संत धन्ना जी, हरिदास जी, संत पीपा जी, जाम्बो जी। किनसे हैं दोस्तों, बता दीजिए। संत धन्ना जी संबंध। अब देखिए, संत धन्ना जी के गुरु का नाम देखिए आप। संत धन्ना जी के गुरु का नाम क्या था? अच्छा क्वेश्चन है नहीं आपके लिए, और इंपॉर्टेंट भी है। रामानंद। जो रामानंद जी है ना, इन्होंने संत धन्ना जी की याद के अंदर मोती तालाब, जिसको मोती सागर बांध हम कहते हैं, उसका निर्माण करवाया था दोस्तों। ये मोती सागर बांध है ना, ये स्वतंत्रता के बाद राजस्थान सरकार ने इसका नाम बदला है। अगला क्वेश्चन, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? धनाजी, हरिदास जी, रेदास जी, लालदास जी। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? संत हरिदास जी। देखिए, संत हरिदास जी जन्म 1452 में, कहां पर? कापड़ोद, डीडवाना, नागौर। कापड़ोद, डीडवाना, नागौर के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निष्कलंक संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? हरिदास जी, लालदास जी, माऊ जी, प्राणनाथ जी। आज जो मॉडल पेपर है ना मित्रों, इसमें थोड़ा सा हटके आया हूं मैं, थोड़ा सा एक एक ऐसे टॉपिक उठा रहा हूं। बाकी हर टॉपिक से क्वेश्चन भी है, लेकिन ऐसे टॉपिक उठा रहा हूं जिससे हमारा कंप्लीट वो टॉपिक है, जिससे कैसा भी क्वेश्चन बने आपको मिल जाए। अगले में थोड़ा, अभी देखिए हम जो संत एवं संप्रदाय, इसके 6-7 क्वेश्चन ले लिए हैं, तो अगले में संत संप्रदाय को छोड़ के अलग जो टॉपिक है उसको उठा लेंगे। आप कमेंट करके बता दो इसका क्या होगा। देखिए, निष्कलंक संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया था? माऊ जी ने। माऊ जी का जन्म कहां पर हुआ था? सांबला गांव, डूंगरपुर में। समझ गए आप? अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर बोरकुंड गांव, हिंदुमल कोट गांव, कोणा गांव, बोकासर गांव। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, बताइए। कोणा गांव कहां पर है? ये कोणा गांव, ये भी तो बन सकता ना, श्री गंगानगर में।
उत्तरी उत्तरी बिंदु है राजस्थान का ये, और दक्षिणी बिंदु है ना वो आपका कौन सा है, बोरकुंड गांव है। ये दक्षिणी बिंदु है दोस्तों, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है ये। और इसके मध्य दूरी की अगर हम बात करें तो कितनी है, 826 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, धौलपुर का सिलान गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? सरसों के उत्पादन, भील मेले के लिए, ग्लास उत्पादन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से राजस्थान का दूरस्थ बिंदु। बात यहां पे हो रही है सिलान गांव की। क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा से राजस्थान का दूरस्थ बिंदु, यानी राजस्थान का सबसे पूर्वी जो बिंदु है वो सिलान गांव है दोस्तों, और पाकिस्तान के साथ सबसे दूर हो जाएगा इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई सर्वाधिक है? गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर और सिरोही। हट के आ गया, कर दो जैसलमेर उत्तर जो करना चाहते हैं यहां पे। वैसे तो जैसलमेर की है, कितनी है, 464। उसके बाद बाड़मेर, 4 जिले लगते हैं ना हमारे, बाड़मेर की 228। उसके बाद गंगानगर, कितनी है गंगानगर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, 210। बचा क्या, बीकानेर, 4 ही लगते हैं ना, बीकानेर की 168 किलोमीटर। ये किलोमीटर है दोस्तों सभी। तो यहां पे देखिए गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर और सिरोही। सिरोही तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता नहीं। 2 नंबर पे बाड़मेर, क्या बाड़मेर दिया गया? तो बाड़मेर है, बी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता राजस्थान के मरुस्थल की नहीं है? विश्व की सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल, इसमें राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है, न्यून जैव विविधता वाला मरुस्थल, या उपरोक्त सभी। पहला सही है, दूसरा सही है, ये गलत है आपका, सी वाला ये गलत है, क्योंकि न्यूनतम नहीं सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है थार का मरुस्थल। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51, हमादा प्रकार का मरुस्थल किस जगह पाया जाता है? चूरू, झुंझुनू, श्रीगंगानगर या बीकानेर। हमादा प्रकार का मरुस्थल किस जगह पाया जाता है? बता दीजिए। बीकानेर में, देखिए बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, यहां पर जो चट्टानी मरुस्थल है ना उसको हमादा मरुस्थल कहते हैं। राजस्थान में 4 प्रकार का मरुस्थल है, मान मरुस्थल, मरुभूमि, चट्टानी मरुस्थल, लघु मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप से मुक्त है? 41.50, 11.50, 18.60 या 4.80। यानी कि जो बालू का स्तूप है उनसे मुक्त प्रदेश बताना आपको मरुस्थली भाग का। 41.50% दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53, थार मरुस्थल के किस भाग में धरातलीय अफवाह तंत्र का पूर्णतः अभाव है? धरातलीय अफवाह तंत्र का, धरातलीय जो अफवाह तंत्र है उसका अभाव मिलता है, बता दो। अर्धशुष्क प्रदेश, मान मरुस्थल, मरुभूमि, चट्टानी मरुस्थल या लघु मरुस्थल। कमेंट करो फटाफट दोस्तों। महान मरुभूमि के अंदर। क्वेश्चन नंबर 54, बनास नदी के उद्गम से चंबल में मिलने तक उसकी सहायक नदियों का सही क्रम बताइए। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आप कमेंट करके बता दो जल्दी से। बनास नदी का उद्गम कहां से? कोंबलगढ़ की जगह, कोंबलगढ़ के पास एक जगह है खमनोर की पहाड़ियां, वहां से, राजसमंद जिले से ये निकलती है। किन किन साथियों का आ गया दोस्तों सही उत्तर? तो बता दूं मैं यहां पे, बी ऑप्शन सही रहेगा। बेड़च नदी दाहिने तट से गिरती है, बेड़च और मेनाल, यानी याद रखना है ये बेड़च, एक नदी और है जिसका नाम है मेनाल, ये दाएं किनारे से गिरती है इसमें। बाकी जो नदियां है ना वो बाएं किनारे से गिरेगी, समझ के चलना। कोठारी, खारी, मेनाल, काली सिंध, मासी, ढूंढ, मोरेल, ये, और बेड़च, कोठारी, खारी, मोरेल, ये सही क्रम है इसका। क्वेश्चन 55, चुलिया जलप्रपात से संबंधित गलत तथ्य का चयन कीजिए। चुलिया जलप्रपात की बात हो रही है, अवस्थित चित्तौड़गढ़, नदी चंबल, ऊंचाई 50 मीटर, उपरोक्त सभी।
चुलिया जलप्रपात। देखिए, जो चंबल नदी है उसमें एक नदी आकर गिरती है बामनी, उससे 6 किलोमीटर आगे हैं मैसरोडगढ़ के अंदर, वहां पर चुलिया जलप्रपात है। तो चित्तौड़ तो सही है आपका, नदी चंबल भी सही है आपकी। अब बात ऊंचाई की करें ना, तो ऊंचाई 50 मीटर नहीं है, 18 मीटर है। कितनी है? 18 मीटर। तो सी ऑप्शन यहां पे आपका गलत दिया गया है। क्वेश्चन 56 है, चंबल नदी में नानेरा नामक स्थान पर कौन सी नदी मिलती है? चंबल नदी के अंदर नानेरा नामक स्थान पर कौन सी? बनास, काली सिंध, पार्वती, सिवान। फटाफट कमेंट कर दो दोस्तों। चंबल निकलती कहां से? जाना पाऊ के पहाड़ियां, मध्य प्रदेश से। कौन सी है? फटाफट कमेंट करके बताओ दोस्तों। काली सिंध, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 57, येलो रिवर किस नदी को कहा जाता है? इरावदी, हांगहो, यात्सिंग किंग या लीना? सिंपल सा क्वेश्चन है, किसको कहा जाता है? येलो रिवर, हवांगहो, हवांगहो नदी इसको कहते हैं। इसको चीन का शोक भी कहते हैं, क्योंकि ये चीन में बहती है, चीन का शोक। अगला क्वेश्चन, मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से कौन सी जलसंधि अलग करती है? मलेशिया और सुमात्रा, मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से कौन सी जलसंधि अलग करती है? जोहोर, शुंडा, मलक्का, हारमुज, होरमुज। बता दीजिए दोस्तों। कौन सी है? मलक्का जल संधि दोस्तों, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59, विश्व का सबसे बड़ा बलुई पुलिन कहां है? विश्व का सबसे बड़ा बलुई पुलिन, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश। देखिए मित्रों, बांग्लादेश में, बांग्लादेश कॉक्स बाजार विश्व का सबसे बड़ा बलुई पुलिन, सबसे बड़ा डेल्टा विश्व का यहीं पर बनता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जिसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, ओसेनिया में सम्मिलित सबसे छोटा देश निम्नलिखित में से कौन सा है? ओसेनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया और नोर। ये देश है इसके अंदर सम्मिलित। सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश आपको बताना है। सबसे बड़ा तो मैं बता दूं ना, छोटा पूछा ना मैं। सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया है, बड़ा ओसेनिया में, और सबसे छोटा एक द्वीप है, द्वीप, द्वीप का नाम है नोरू। ये द्वीप है दोस्तों, नोरू, ये सबसे छोटा है नोरू। क्वेश्चन नंबर 61, अंडर वाटर गार्डन कहां स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, पेरू, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। अंडर वाटर गार्डन, फटाफट कमेंट करके बता दीजिए सभी साथी। सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी 40 क्वेश्चन हमारे सेंस बचे हुए हैं, तो थोड़ा सा स्पीड के साथ चलिए। अंडर वाटर गार्डन ऑस्ट्रेलिया के अंदर, डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन 62 है, वे नदियां जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती है कहलाती है? वे नदियां जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती है कहलाती है? देखिए, अनुवर्ती, परवर्ती, पूर्ववर्ती। अच्छा क्वेश्चन है, इनके बारे में भी हम अध्ययन कर लेंगे दोस्तों। क्या कहलाती है? अनुवर्ती नदियां, जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती है, अनुवर्ती नदियां कहलाती है। परवर्ती नदियां, मुख्य अनुवर्ती नदी के समकोण पर मिलने वाली, जो अनुवर्ती नदी है ना, उसके समकोण पर मिलती है, ये जा रही है समकोण पर मिलती है। पूर्ववर्ती नदियां, जो नदी है, पूर्ववर्ती नदियों की बता रहा हूं मैं, जो नदी है ना अपनी धारा की दिशा में जो स्थल है उनको काटकर बहती है, उनको। एक होती है पूर्वारोपित नदियां, पूर्वारोपित नदियां दोस्तों, जो स्थलखंड का जो ढाल होती है उसका अनुसरण नहीं करती है, ढाल का
अनुसरण नहीं करती है। यह रही पूर्वारोपित। समझ गए? ए ऑप्शन सही है यहां पे। बासमंगल घाटी का निर्माण कौन सी नदी करती है? सिंधु, झेलम, रावी, चेनाब। बासमंगल घाटी का निर्माण कौन सी? झेलम। कहां से निकलती है? शेषनाग झील से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में से कौन सी परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है? बगलीहार, सलाल, दुलस्ती या सभी? चेनाब नदी पर कौन सी परियोजना है? तीनों, बगलीहार, सलाल और दुलस्ती, ये तीनों है इस पे। डी ऑप्शन उपयोग सभी। क्वेश्चन नंबर 65। राजस्थान में सर्वाधिक वज्र तूफान कौन से जिलों में आते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर, झालावाड़, अलवर, भरतपुर। वज्र तूफान देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे आप ये पश्चिमी राजस्थान में मत घुस जाना। वज्र तूफान आते हैं जून जुलाई, जब बारिश होती है हमारे, उस समय आपको पश्चिम राजस्थान में तूफान कम दिखाई देंगे। ये आते हैं जयपुर एवं झालावाड़ में। क्वेश्चन नंबर 66। पेरू तट के निकट महासागरीय जल का तापमान सामान्य से कम हो जाने की स्थिति को क्या कहते हैं? महासागरीय जल का तापमान सामान्य से कम हो जाता है पेरू तट के निकट, तो उसको क्या कहेंगे? जेट स्ट्रीम प्रभाव, अल्नीनो प्रभाव, लानीना प्रभाव या उपरोक्त सभी? क्या कहेंगे? लानीनो प्रभाव दोस्तों। क्वेश्चन 67। स्कोच अवार्ड 2021 किस संस्था को प्रदान किया गया था? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, रिको, रासिको, राजीविका। किसको? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को। ऑप्शन ए राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। 1970 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है ये। रिको की 1969 में, ये भी अच्छा है। आगे आ रहा रासिको 1961 के अंदर। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 68। जापान सागर किस महासागर का भाग है? प्रशांत, अंध, आर्कटिक, अटलांटिक। जापान सागर किस महासागर का भाग है? प्रशांत महासागर का। क्वेश्चन 69। चीन सागर को प्रशांत सागर से जोड़ने वाली नहर। चीन सागर और प्रशांत सागर को जोड़ने वाली पनामा है, सवेज है, कील है या बासी? कौन सी है? चीन सागर को प्रशांत सागर से जोड़ने वाली जो नहर है उसका नाम है, क्या नाम है? ये तो आपसे पूछा है। बासी नहर। क्या नाम है? बासी नहर दोस्तों। क्वेश्चन 70। कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? प्रशांत, आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद। यह तो सिंपल सा क्वेश्चन है, नाम देखते ही आ जाएगा। उत्तर दिशा में ये एशिया आ गया यहां पे, मानिए ये एशिया है, और यहां पे कौन सा है? हिंद है आपका। डी ऑप्शन। क्वेश्चन 71। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? देखिए, एशिया का सबसे गर्म स्थान तो है, विश्व का बता दूं मैं आपको तब तक। विश्व का अजीजिया, यहां पे नहीं लिखा गया है, अजीजिया विश्व का सबसे गर्म स्थान है। और एशिया की अगर हम बात करते हैं तो यह जेकोआबाद, पाकिस्तान में है ये। आई स्टार्ट पोर्टल का संबंध है, आई स्टार्ट पोर्टल का संबंध है दोस्तों हथकरघा व्यापारियों से, स्टार्टअप से, स्ट्रीट वेंडर से, कार्मिक पेंशन योजना से। आई स्टार्ट पोर्टल का संबंध बता दो मित्रों। स्टार्टअप से दोस्तों, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 73। 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में कुल पशुधन की संख्या बताइए। कुल पशुधन कितने? मैं इतना ही पूछ रहा हूं आपको। सर्वाधिक पशु है बकरियों वाला, समझ गए आप? भारत में भी सर्वाधिक बकरियां राजस्थान में हैं, याद रखना आपको। 5.68 करोड़। क्वेश्चन 74। निम्नलिखित में से असमूलित युग्म को छांटिए। यह भी सिंपल सा क्वेश्चन है। राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना चरण द्वितीय संगठन जे JICA राजस्थान
कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना संगठक विश्व बैंक, राजस्थान अक्षय ऊर्जा संचरण परियोजना संगठन एडीबी, पुनर्गठित जोधपुर जल प्रदाय योजना संगठन के एफडब्ल्यू जर्मनी। अब जो गलत है वो बताना है दोस्तों। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है आपका यहां पे। इसमें जो संगठन है ना वो है आपकी क्रेकोइस डे डेवलपमेंट, एपीडी, एपीडी के द्वारा, एएफडी के द्वारा। क्वेश्चन 75, राजस्थान राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राज्य वित्त सचिव, आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक। राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य सचिव दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76, अटल भूजल योजना से संबंधित गलत कथन है। बताइए दोस्तों। ये 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुई, जिसमें भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक का 50% हिस्सा है। ये 7 राज्यों में शुरू हुआ। राजस्थान में 27 जिले शामिल है। ये 5 वर्षों में 2020-21 से 2024-25 तक है। इसके लिए कुल बजट 1190 करोड़ रुपए है। तो यहाँ पे एक गलत कथन आपको है वो बता देना है मित्रों। ये रहा बी वाला। क्या सही है? क्या बी वाला गलत है? 17 जिले हैं राजस्थान के, 38 पंचायत समितियां हैं, 144 ग्राम पंचायतें हैं। क्वेश्चन 77, शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अनुवर एवं अपूर्ण। शिक्षा के संबंध में उक्त कथन है। 77 से आपकी साइकोलॉजी शुरू हो गई। अब आगे हम जब 97, 98, 99, 100 देखेंगे तो वो वापस जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। थोड़ा हटके पेपर है ये। तो शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अनुवर एवं अनुपूर्ण। ये शिक्षा से संबंधित कथन किसका? डमविल, फ्रेडसन, राधाकृष्णन या गांधी? राधाकृष्णन का है दोस्तों। तो यहां पे डमविल ने क्या कहा था? डमविल ने कहा था कि अपने व्यापक अर्थ में शिक्षा में वे सब प्रभाव सम्मिलित रहते हैं जो व्यक्ति पर उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ते हैं। फ्रेडसन ने क्या कहा था? फ्रेडसन ने कहा था कि आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। जबकि गांधी जी ने क्या कहा था? शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क, आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है दोस्तों। क्वेश्चन 78, किसने सर्वप्रथम बताया कि साइकोलॉजी की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है? पोम्पोलॉजी, गेरिट, एरिस्टोटल या डेकार्टे? गेरिट ने। यूनानी भाषा के शब्द है, एक तो साइकी, दूसरा लोगस। साइकी अर्थ आत्मा, लोगस अध्ययन। क्वेश्चन 79, मनोविज्ञान व्यक्ति को मानता है शारीरिक, मानसिक, मन शारीरिक या व्यक्तिक? मनोविज्ञान व्यक्ति को कैसा मानता है? मन शारीरिक, मन शारीरिक दोस्त, साइको फिजिकल एनिमल। अगला क्वेश्चन, किसके अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है? मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। ब्राउन, पिल्सबरी, जेम्स वुडवर्थ। किसने कहा था? यह परिभाषा बहुत आई है एग्जामों में। पिल्सबरी ने कहा था ये। क्वेश्चन 81, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति किनके प्रयासों से हुई? पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट, प्रोबेल या उपरोक्त सभी? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति किनके प्रयासों से हुई? इन तीनों के प्रयासों से दोस्तों। आप यहां पे उपयुक्त सभी कर सकते हैं, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 82, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य नहीं है? चलिए देखते हैं। सिद्धांतों की खोज तथा तथ्यों का संग्रह, शिक्षण विधि में सुधार करना, बालकों के प्रति निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण का विकास करने में सहायता देना, शिक्षा के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति। तो सामान्य उद्देश्य कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। ये नहीं है, सी वाला, ये नहीं है दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य। क्वेश्चन 83 है,
निम्न में से कौन सी विधि आत्मनिष्ठ विधि है? प्रयोगात्मक, निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण, ए व बी। आत्मनिष्ठ विधि बता दो आप कौन सी है। एक तो है आत्मनिरीक्षण, एक है आपकी गाथा वर्णन। आत्मनिष्ठ, खुद की निष्ठ, खुद से करने वाले, आत्म खुद का निरीक्षण करना, गाथा वर्णन खुद करेंगे हम, तो ये विधियां। क्वेश्चन आ रहा है 84, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा के बारे में असत्य है, जो गलत है वो बताना है। शिक्षा समायोजन की प्रक्रिया, शिक्षा केवल व्यक्तिगत रूप से ही प्राप्त होती है, शिक्षा द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास होता है, शिक्षा व्यक्ति को प्रकाशमान बनाती है। जो गलत है वो बता दो, आपको अपने आप पता यहां पे चल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है मित्रों, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कमेंट कर दो फटाफट आप तो। ये रहा, केवल व्यक्तिगत, गलत हो गया आपका, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 85, निम्न में से कौन सा कारक मनोविज्ञान को विज्ञान कहने के लिए उचित नहीं है? इनमें से कौन सा कारक है जो मनोविज्ञान को विज्ञान कहने के लिए उचित नहीं है? वस्तुनिष्ठता, स्थायित्व, क्रमबद्ध अध्ययन या नियंत्रित प्रयोग? स्थायित्व दोस्तों, बी ऑप्शन। क्वेश्चन आ रहा है 86, शिक्षा मनोविज्ञान है, यह तो बहुत क्वेश्चन सिंपल आया, आप कमेंट करो। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं जिससे कंठ साफ रहे। चुक दे क्वेश्चन सेंस है मित्रों हमारे अभी। नियामक है, विधायक है, धनात्मक है या उपरोक्त सभी है? उपयुक्त सभी, नियामक, धनात्मक और क्या बचा, विधायक, तीनों है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। क्वेश्चन 87 है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता को नहीं दर्शाता? बालक के स्वास्थ्य को जांचने हेतु, सीखने एवं सिखाने के सिद्धांतों को जानने एवं उसके प्रयासों को समझने में, संवेगों के नियंत्रण को समझने हेतु, चरित्र निर्माण की विधियों एवं सिद्धांतों से अवगत कराने हेतु। कौन सा जो शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता को नहीं दर्शा रहा है यहां पे? ये रहा, स्वास्थ्य से क्या शिक्षा मनोविज्ञान का लेना देना, तो ए ऑप्शन आपका यहां पे नहीं दर्शा रहा है। क्वेश्चन 88, निम्न में से किसे आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? जेबी वॉटसन, थोरनडाइक, पावलोव, जॉन डीवी। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है मित्रों? थोरनडाइक है। कौन है? थोरनडाइक। क्वेश्चन 89, एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का कौन सा अर्थ उचित है? बच्चों को समझना, स्कूल की समस्याओं को वैज्ञानिक रूप से हल करना, ब्रह्मांड का सारा ज्ञान बालकों को देना, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का कौन सा अर्थ है जो उचित रहेगा यहां पे? स्कूल की समस्याओं को वैज्ञानिक रूप में हल करना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन सा व्यवहार का घटक नहीं है? संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, शैक्षिक, भावनात्मक। सामने दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन तो। व्यवहार के 3 घटक होते हैं जिनको हम एबीसी घटक भी कहते हैं, प्रभावी, व्यवहारात्मक और संज्ञानात्मक। प्रभावी, भावनात्मक को प्रभावी कहते हैं, समझे आप यहां पे। फिर हमारे ऊपर दिया हुआ है संज्ञानात्मक, इसी को विचारात्मक घटक कहते हैं। एक जो क्रियात्मक है ना, इसको क्या कहते हैं? व्यवहारात्मक। तो ये शैक्षिक घटक नहीं होता। सी ऑप्शन। क्वेश्चन 91, शिक्षा मनोविज्ञान किस मनोविज्ञान की एक शाखा है? तुलनात्मक, अनुप्रयुक्त, परामनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। शिक्षा मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान की एक शाखा है। ये क्वेश्चन अगर आ जाता और मैंने नहीं कराते अगर यहां पे मॉडल पेपर में, तो लगभग मान के चलो आप गलत ही करते। क्वेश्चन आ रहा है 92, किसने अपने ग्रंथ इमाइल में शिक्षा की विस्तृत योजना प्रस्तुत की? अरस्तू, रूसो, डेकार्टे या प्लेटो? बताइए। रूसो ने दोस्तों, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 93 है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सही है?
ये लचीली नहीं है, ये व्यापक ना होकर संकुचित है, ये सार्वभौमिक एवं सर्वव्यापी है, ये केवल सार्वभौमिक है, ये सबको दिखाई दे रहा है, ये लचीली है, ये व्यापक ना होकर संकुचित, ये व्यापक है, ये सार्वभौमिक एवं सर्वव्यापी है। ये सी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन 94, निम्न में से कौन सी विधि व्यवहार के अध्ययन की सबसे वैज्ञानिक विधि मानी जाती है? अवलोकन, सर्वे, प्रयोगात्मक, अंतर्दर्शन। कौन सी? प्रयोगात्मक विधि दोस्तों। क्वेश्चन 95, शिक्षा का संबंध है उद्देश्यों से, शिक्षक से, शिक्षार्थियों से या सभी से? शिक्षा का संबंध किससे है? मुख्य तो उद्देश्य है, जबकि शिक्षक से भी है और शिक्षार्थियों से भी है, यानी उपयुक्त सभी से। डी ऑप्शन। क्वेश्चन 96, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु होता है? अध्यापक एक निर्देशक के रूप में, शिक्षण विधि एक व्यूह रचना के रूप में, अधिगमकर्ता एवं विशेष व्यक्तित्व के रूप में, परिस्थिति एवं वातावरण के रूप में। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु अधिगमकर्ता एवं विशेष व्यक्तित्व के रूप में। क्वेश्चन आ रहा 97, देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के 20 ही क्वेश्चन आए हैं, आप टेंशन ना लें। सिंचाई परियोजना के वर्गीकरण के संदर्भ में असत्य कथन बता दो आप यहां पे। वृद्ध, मध्यम, लघु। वृद्ध वह परियोजना जिसमें कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक हो। मध्यम वह परियोजना जिसमें कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 2,000 से अधिक तथा 10,000 हेक्टेयर से तक हो। लघु वह परियोजना जिसमें कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 1,000 हेक्टेयर तक हो। तो देखिए लघु, इसके अंदर कृषि योग्य 2,000 हेक्टेयर तक होता है, समझ गए आप? तो ये सी ऑप्शन आपका यहां पे असत्य है। क्वेश्चन 98, हाल ही में भारत के पर्यटन सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किए गए प्रयासों के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 में पर्यटन स्थलों की थीम पर आधारित एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत की। धरोहर गोद लें, अपनी धरोहर अपनी पहचान परियोजना की शुरुआत 27 सितंबर 2017 को विश्व पर्यटन दिवस पर की गई। देखो अपना देश पहल पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2020 में शुरू की गई। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 में तीर्थ स्थल संरक्षण एवं आध्यात्मिक विकास के लिए प्रसाद परियोजना की शुरुआत की। ये गलत है आपका, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय नहीं है मित्रों, यहाँ पे केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने की है, केंद्रीय पर्यटन इस मंत्रालय ने की है इसकी स्थापना। तो डी ऑप्शन गलत है, यहाँ पे सही रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 99, भारत के इंडस्ट्री सेक्टर से संबंधित विभिन्न तथ्यों में से असत्य कथन है। चलिए बताइए। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट एवं बिजली 8 कोर सेक्टर हैं। 8 कोर क्षेत्रों का औद्योगिक उत्पाद सूचकांक आईआईपी में शामिल मधु में भारत का 40.27% है। औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा त्रैमासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। आईआईपी के लिए आधार वर्ष 2011-12 है। ये गलत है आपका, सी ऑप्शन। और ये रहा आपका अंतिम नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भुगतान संतुलन के संदर्भ में पूंजी खाता के भाग नहीं है। विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी मुद्रा धन विप्रेषण और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। भुगतान संतुलन के संदर्भ में पूंजी खाता के भाग ये नहीं है आपके। विदेशी मुद्रा धन विप्रेषण। 3 बातें बता रहा हूं। पहली बात, कोई भी जानकारी या मेरे साथ जुड़ना है तो इंस्टाग्राम आईडी दी गई है। दूसरी बात, नोट्स पेपर पेस्ट के कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है। और तीसरी बात, अपना स्कोर यहां पर कमेंट करके बता दीजिए क्या रहा आपका स्कोर और कैसी लगी आज की ये 22 नंबर मॉडल टेस्ट पेपर। कल रात इसी समय 9 से 10 के बीच आपको नया मॉडल पेपर 23 नंबर मिलेगा।
इसलिए सभी साथी जो भी जुड़े हैं इस क्लास में वो उस समय कल के शाम को जरूर जुड़े। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।